Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 23rd of October 2021. तो गाइज आज है तारीख 23 अक्टूबर 2021 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है आज के इस वीडियो में। सबसे पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बात करेंगे हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेकर। देखो लगातार हमने ये देखा जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं और आने वाले टाइम पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि और भी ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं। तो डिस्कस करेंगे इसके पीछे रीजंस क्या हैं, साथ ही साथ इंडिया के अंदर क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, जैसे कि ब्रांड क्रूड क्या होता है, WTI क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर इस आर्टिकल में मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं ये जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये डेली मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड हो जाता है और यहां पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक आर्टिकल को इतना डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स या मेंस में तो उनको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। उसी प्रकार से दूसरा आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक और नई चीज सीखने वाले हो जिन लोगों को नहीं मालूम है। डबल डिप ला नीना क्या होता है, आपने ला नीना एल नीनो ये पढ़ा होगा, लेकिन ये डबल डिप ला नीना क्या होता है एक रिपोर्ट बताती है कि अब की बार डबल डिप ला नीना देखने को मिला है। तो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, सब कुछ बताऊंगा, ला नीना क्या होता है, एल नीनो क्या होता है, आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश करने वाले हैं। उसके बाद उड़ान स्कीम को लेकर चर्चा हो रही है, अब आपको यहां पर एक और दिन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उड़ान डे यहां पर एक तरीके से ऑब्जर्व किया गया है, तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। उड़ान स्कीम क्या है, इसकी A to Z कहानी सब कुछ कवर करेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कीम है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का। हर साल गवर्नमेंट स्कीम के रिगार्डिंग एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद एक लोकेशन चर्चा में है ब्लैक सी। अब ब्लैक सी के अंदर बहुत सारे डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ रशिया का क्या इंटरेस्ट है ब्लैक सी के अंदर उसको हम जानेंगे। साथ ही साथ यूएसए का क्या इंटरेस्ट है उसको जानेंगे। और लोकेशन तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है ही, पहले यूपीएससी प्रीवियस ईयर में ब्लैक सी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी पूछ चुका है, तो मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा कि ब्लैक सी के आसपास जो कंट्रीज हैं वो उसको कैसे याद रखना है। फिर एक आर्टिकल चर्चा में है कि जो डायअमोनियम फॉस्फेट है उसकी शॉर्टेज हो चुकी है भारत के अंदर, इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और इस शॉर्टेज के पीछे के रीजंस क्या हैं, डायअमोनियम फॉस्फेट क्या होता है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस करेंगे जो स्नेल होता है उस स्नेल की एक नई प्रजाति पाई गई है, उसका नाम है ज्योरिसा मॉसमेंसिस। तो डिस्कस करेंगे कहां पर पाई गई है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी। एनवायरमेंट सेक्शन का पार्ट है और इस टाइप का क्वेश्चन हर साल एक ना एक आता ही है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग एक स्पेस टेक्नोलॉजी के आर्टिकल को। नॉर्थ कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया, तो डिस्कस करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल क्या है और नॉर्थ कोरिया ने जो मिसाइल टेस्ट किया है वो कौन सा मिसाइल है, इंडिया के पास कौन कौन से बैलिस्टिक मिसाइल है, इंडिया यहां पर कैसे टेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे प्रोवाइड की जाने वाली है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, चाहो तो यहां पर फॉलो कर सकते हो, अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग यहां पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीजों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, जब आप टेलीग्राम को ज्वाइन करने जाओगे तो वहां पर बहुत सारे फेक चैनल्स भी बन चुके हैं, तो मेक श्योर उसको ज्वाइन बिल्कुल मत करना। यहां पर जो दोनों चैनल्स इसके मतलब हमारे चैनल हैं दोनों, एक है दीपक यादव एजुकेशन और दूसरा दीपक यादव एजुकेशन नोट्स वाला है, दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो मेक श्योर करो कि उसको क्लिक करके आप जाकर ज्वाइन करना। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो डेली बेसिस पर करता हूं, यहां तक पहुंच गए हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा वीडियो को लाइक करने में। लाइक का बटन प्रेस करने से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। आज का आपका टारगेट है हमेशा की तरह 1K प्लस लाइक पहुंचाने का, इतना मेरे लिए बहुत है, यहां पर आप इतना काम कर सकते हो। ओके तो बढ़ते हैं आगे, और जैसा कि यहां पर इस वीडियो में बहुत कुछ मिलता है आपको, तो ये एक वीडियो कंप्लीट पैकेज है, आपको सारे आर्टिकल डिटेल में तो मिलेंगे, साथ ही साथ लास्ट में मिलेगा एक क्विज, कुछ इस प्रकार का वो क्विज नजर आएगा। आर्टिकल को अच्छे से सुनना, देन उसके बाद इस क्विज को सॉल्व करना। अब फटाफट यहां पर हम लोग कवरेंगे अपना पिछला रिविजन, जो भी आर्टिकल हमने कल डिस्कस किए थे उसका फटाफट रिवीजन भी कर लेते हैं, जो कि हमारा डेली बेसिस में ये एडिंग है, मतलब ये हम लोग डेली बेसिस पर करते ही करते हैं। तो यहां पर पहला आर्टिकल कल हमने डिस्कस किया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर जो एक तरीके से कोटा है, ये कोटा वाला सिस्टम क्या होता है कल मैंने डिटेल में समझाया था, कल वाला वीडियो देख सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं।
तो यहां पर जो कोटा का सिस्टम है उसके अंदर बदलाव करने की बात की गई है। इंडिया को थोड़ा सा ज्यादा कोटा मिलना चाहिए, ब्राजील को मिलना चाहिए, चाइना को मिलना चाहिए, साउथ अफ्रीका को मिलना चाहिए, ये सब फोकस रखा गया है। नाउ आपसे एक क्वेश्चन बनता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर आज के टाइम पर टोटल कितने मेंबर्स हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना इसके बारे में। उसके बाद कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में डिस्कशन किया था। यहां पर आपको मालूम होगा इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक तरीके से उद्घाटन हो चुका है। तो कहां पर है यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नीचे कमेंट सेक्शन में जगह का नाम बताना, साथ ही साथ यहां पर उस जगह का क्या महत्व है, वो हमारे बुद्धा जी से कैसे रिलेटेड है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर इंडियन सैंडलवुड के बारे में डिस्कशन किया था, जो चंदन होता है भारत के अंदर, इसको और भी ज़्यादा बढ़ाने की, इसकी ग्रोथ को बढ़ाने की और भी रिसर्च चल रही है, मतलब इसका जो एग्रीकल्चर है उसको बढ़ाने के ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, प्लस दुनिया में कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर सैंडलवुड सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद एक आर्टिकल आता है जहां पर हमने डिस्कस किया था कि लगातार जो आइस है वो कम हो रहा है और इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। अब ये आइस कहां पे कम हो रहा है, वो है आर्कटिक वाला रीजन। तो आर्कटिक वाला जो रीजन है वहां पे लगातार बर्फ पिघल रही है, उसका इंपैक्ट ऐसा हो सकता है कि वहां पर जो रहने वाले पोलर बियर्स हैं वो पोलर बियर्स एक टाइम पर खत्म हो सकते हैं, ऐसी बिल्कुल पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बताना है कि आर्कटिक रीजन और एंटार्क्टिक रीजन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये अच्छे से बताना। कल मैंने आपको बहुत डीपली समझाया था। उसके बाद ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स चर्चा में आ चुका है। देखो इस इंडेक्स के अंदर भारत की क्या रैंक है बताना है आपको। इसके साथ साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर क्या रैंक है ये भी आप लोग बता सकते हो। उसके बाद ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 60 एक्शन प्लान को लॉन्च किया है। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जो आईटी सेक्टर्स हो गए, सिविल सर्विस सेक्टर हो गया, तो इन सब के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से काम करने वाले हैं, इनके अंदर रिफॉर्म्स करने वाले हैं। इसके अंदर अभी कुछ ज्यादा खास बात नहीं है, इस वजह से कोई क्वेश्चन है नहीं। एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था आधार हैकाथन 2021 के बारे में। तो ये आधार हैकाथन कंडक्ट किया जाने वाला है आने वाले टाइम पर, और यहां पर आप लोग बताना हैकाथन एग्जैक्टली क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन, इस हैकाथन को कौन कंडक्ट करवा रहा है, तो अच्छे से इनके आंसर देना, और जैसा आप लोग डेली बेसिस पर देते रहते हो। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। आज का पहला आर्टिकल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमी सेक्शन आता है हमारे जीएस पेपर 3 के अंदर। बात करेंगे हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस के बारे में। जो कच्चा तेल है उसके प्राइसेस लगातार दुनिया भर में इंक्रीज हो रहे हैं। दुनिया भर में इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली भारत के अंदर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। तो हम डिस्कस करेंगे इस पूरे के पूरे सिनेरियो के बारे में। देखो यहां पर ना बहुत बुरी हालत आज के टाइम पर चल रही है। जो प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं इसका बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा है भारत के ऊपर, और आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि लगातार प्राइसेस और इंक्रीज हो सकते हैं। तो न्यूज में क्यों है आप लोगों ने इसको समझ लिया। यहां पर मैं आर्टिकल दिखा देता हूं, इंडियन एक्सप्रेस का यह आर्टिकल आप लोगों को नजर आ रहा है, इसी आर्टिकल से उठाकर यह डिस्कशन किया गया है। ओके, तो यहां पर आप लोग देख पाओगे कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो इतना ज्यादा बढ़ चुके हैं कि मतलब जो ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है इसके प्राइसेस लगभग $85.89 पर बैरल तक पहुंच चुका है। पर बैरल का मतलब लगभग आप कह सकते हो कि बैरल में 159 अप्रॉक्स 159 लीटर्स तक का यहां पर काउंटिंग की जाती है। एक बैरल के अंदर इतना लीटर होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो इतना अमाउंट ये पहुंच चुका है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। मतलब अक्टूबर 2018 में इतना इंक्रीमेंट देखना था, उसके बाद से अभी तक इतना इंक्रीमेंट हुआ नहीं है। कोरोना के टाइम पर रेट बिल्कुल गिर चुका था, लेकिन कोरोना के बाद जैसे रिकवरी हुई है दुनिया भर की, वापस से प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं, ठीक है। अब प्राइसेस इंक्रीज हुए तो डेफिनेटली यहां पर कंट्रीज में भी प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। देखो ब्रेंट क्रूड ऑयल के तो प्राइस इंक्रीज हुए हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल के साथ साथ जो यूएस का वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड होता है इसके अंदर भी प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इन दोनों क्रूड ऑयल में, इसको भी मैं आगे आपको बताऊंगा। यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है, अब जब इसका लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजें और महंगी होती जा रही हैं भारत के अंदर। अब बात करते हैं ऑयल प्राइसिंग के बारे में। सबसे पहली चीज तो आपको यह देखना है ऑयल हम लोग खरीद से कहां से हैं। देखो ऑयल को प्रोड्यूस करने वाली कुछ कंट्रीज है जिनको ओपेक कंट्रीज बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एक बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं जो कि क्या करती हैं, ऑयल का प्रोडक्शन करती हैं। लगभग 13 मेंबर कंट्रीज है इसके अंदर, ठीक है। कौन कौन सी हैं, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गेबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंगोला, वेनेजुएला। ये 13 कंट्रीज आती हैं कहां पर, ओपेक के अंदर, ये ध्यान रखना है। और ओपेक के साथ साथ एक और टर्म आता है ओपेक प्लस का, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, ओपेक प्लस में क्या होता है कि देखो ओपेक वाली कंट्रीज तो हैं ही, ओपेक के साथ साथ कुछ अलग से और कंट्रीज आती हैं, इन सबको मिलाकर ओपेक प्लस बन जाता है। तो एक्स्ट्रा कंट्रीज कौन कौन सी हैं, वो ये है रशिया, सूडान, साउथ सूडान, ओमान, मलेशिया, कजाकिस्तान, ब्रुनेई, बहरीन, अजरबैजान।
ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओपेक के अंदर 13 कंट्री हो गई, ओपेक प्लस के अंदर आपको ये कंट्रीज भी आपको ऐड कर दोगे तो वो ओपेक प्लस बन जाएगा, एक थोड़ा सा वाइडर एरिया बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये कंट्रीज के अंदर ऑयल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। अब डेफिनेटली ऑयल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, दुनिया भर इन्हीं कंट्रीज से जो है ऑयल को खरीदते हैं। तो यही लोग यहां पर कहीं ना कहीं ऑयल का प्राइस सेट करते हैं। इनके ऊपर ही है एक तरीके से ऑयल के प्राइसेस को बढ़ाना या कम करना, वो सब इनके पार्टनरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको ध्यान देना है, ओके। और पूरा का पूरा जो ओपेक है इसको एक तरीके से वर्क करवाता है सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर माना जाता है क्रूड ऑयल का पूरे दुनिया में, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, यहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक होता है ब्रेंट ऑयल, ठीक है, ब्रेंट क्रूड ऑयल, और दूसरा होता है WTI क्रूड ऑयल। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों के ही जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं, मतलब दोनों के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो डिफरेंस आपको समझना है। सबसे पहले देखो ब्रेंट और WTI में क्या फर्क है। सबसे पहले आपको इनका ओरिजिन देखना होगा। ओरिजिन में जब हम बात करते हैं, यहां पर बात हो रही है वेस्ट टेक्सास के बारे में। टेक्सास कहां पर है? यूएस के अंदर, ठीक है। तो ओरिजिन कहां से हुआ है? ये यूएस का है, और जो ये ब्रेंट वाला है ये आपका ओपेक वाला पार्ट है। मतलब जो ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है ये कहां से निकलता है? ये नॉर्थ सी से देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ सी के साथ साथ आप देख पाओगे जो शेटलैंड आइलैंड है, नॉर्वे के बीच वाला एरिया है, मतलब जहां पर अरब कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, वहां पर आपको ब्रेंट क्रूड ऑयल देखने को मिलता है। जैसे हमारी जो ओपेक कंट्रीज हैं वो वहां पर ब्रेंट क्रूड ऑयल वो प्रोवाइड करवाती हैं। लेकिन जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट होता है ये यूएस की ऑयल फील्ड से निकाला जाता है, यूएस से निकाला जाता है, जैसे टेक्सास से, लुइसियाना से और नॉर्थ डेकोटा से, ओके। अब यहां पर क्वेश्चन ये है इन दोनों में फर्क क्या होता है। देखो फर्क होता है हल्का भारी का फर्क होता है। एक तेल होता है जो गाढ़ा होता है, एक थोड़ा सा हल्का होता है। तो दोनों के ऑयल्स में फर्क ये होता है, जो ब्रेंट वाला होता है ना ये थोड़ा सा हायर एपीआई ग्रेविटी के साथ होता है। अब यहां पर क्वेश्चन आपका होगा एपीआई ग्रेविटी क्या होता है? कोई बात नहीं, आपको बताऊंगा मैं। एपीआई ग्रेविटी यहां पर आप देख पाओगे, विकिपीडिया बताता है, इसको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ग्रेविटी। अब यहां पर जो एपीआई ग्रेविटी है इसका मतलब यह है कि जो एपीआई ग्रेविटी है वो उसको कंपेयर किया जाता है वाटर से। अब आप मतलब ये कह सकते हो ये वाला जो ब्रेंट वाला क्रूड ऑयल है, ये वाला जो कच्चा तेल है वो कहीं ना कहीं पानी के, अगर पानी से हम कंपेयर करें तो उससे भारी होता है, ठीक है, पानी से थोड़ा सा भारी होता है। लेकिन वहीं पर जो ये यूएस वाला क्रूड ऑयल है WTI जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर सल्फर कंटेंट थोड़ा सा लो होता है, मतलब ये थोड़ा सा हल्का होता है। ये आपको ध्यान देना है। कौन सा हैवियर होता है? ब्रेंट वाला थोड़ा सा ज्यादा हैवियर होता है। अब यहां पर आप देख पाओगे बेंचमार्क की, तो बेंचमार्क यहां पर वही है कि जो ब्रेंट क्रूड प्राइसेस होते हैं ये यहां पर डिसाइड करता है एक तरीके से ओपेक के थ्रू। मैंने आपको बताया ना, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो ओपेक यहां पर निकालता है, और जो WTI क्रूड प्राइस है वो यहां पर बेंचमार्क है यूएस का, ठीक है। तो ये इसके बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि यूएस से हम लोग को WTI क्रूड ऑयल मिलता है। अब बात करते हैं दोनों को, चलो हमने दोनों तेल को निकाल लिया। अब निकालने के बाद इसकी शिपिंग के अंदर कोई कॉस्ट लगता है? बिल्कुल। महंगा कौन सा पड़ जाता है? WTI वाला ज्यादा महंगा पड़ जाता है, ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। इसके पीछे का रीजन यह है कि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है ना ये आपको समुद्र के पास से ही निकालना है, और वहां से निकालने के बाद तुरंत ही आपको शिप में लोड कर देना है और वहां से वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर ब्रेंट क्रूड ऑयल, इस वजह से थोड़ा सा हम लोग को कॉस्टिंग जो होती है शिपिंग की वो कम पड़ती है। लेकिन जो WTI होता है यहां पर कॉस्टिंग की जो पैसा होता है वो थोड़ा सा हमें ज्यादा लगाना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि WTI समुद्र के पास से नहीं निकाला जा रहा है, लैंडलॉक एरिया से निकाला जा रहा है। जैसे ओक्लाहोमा वाला एरिया हो गया, वहां सभी जगह से निकाला जा रहा है, फिर उसको शिफ्ट किया जाएगा पोर्ट तक, फिर उसके बाद वहां से डिलीवर किया जाएगा, तो इसमें बहुत ज्यादा कॉस्टिंग लग जाती है। तो इन दोनों का डिफरेंस आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। क्योंकि WTI के रिगार्डिंग पहले क्वेश्चन आया है तो इसके बारे में आप कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो अभी दोनों के ही प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब दूसरा क्वेश्चन, सर यहां पर ये जो प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं इसके पीछे के रीजंस क्या है, इसके पीछे के कारण क्या है? सबसे पहला कारण, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा स्लो है। देखो लगातार प्रोडक्शन बहुत धीमी गति से चल रहा है। हुआ क्या था, कोरोना में क्या करा, कोरोना में मतलब डिमांड खत्म सी हो गई थी ऑयल की, क्योंकि लोगों के यहाँ गाड़ी वगैरह चली नहीं, लॉकडाउन लग गए थे, तो सभी कंट्रीज ने यहाँ पर अपना जो इंपोर्टिंग थी वो कट डाउन कर दी। इंडिया ने लेकिन खरीदा था, इंडिया ने खूब खरीदा, इंडिया ने रिजर्व करके रखा, लेकिन यहां पर क्या है कट डाउन हो गई थी, इनका नुकसान भी बहुत हुआ है उस बीच में। तो यहां पर क्या हुआ, उस चीज को रिकवर करने के लिए अब यहां पर क्या कर रहे हैं ये लोग, ये यहां पर प्रोडक्शन को स्लो कर रहे हैं, मतलब धीमे धीमे प्रोडक्शन करेंगे और डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली ज्यादा प्राइस में भी यहां पर इसको खरीदा जाएगा। तो प्रोडक्शन स्लो किया जा रहा है और यही एक कारण है कि इसके प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, सप्लाई साइड से बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, वो इश्यूज यही आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यूएस के अंदर बहुत
बहुत सारा डिसरप्शन हुआ है। यूएस के अंदर अभी हाल ही में हरिकेन आइडा आया था, आपको मालूम होगा, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन इतना ज़्यादा खतरनाक जिसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया। उसकी वजह से और भी बहुत सारे इशू चल रहे हैं जहां पर यूएस सप्लाई नहीं कर पाया, और भी कंट्रीज के अंदर इशू चल रहे हैं वहां पर वो लोग सप्लाई नहीं कर पाए। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं सप्लाई साइड में इशूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस लगातार इंक्रीज हुआ है। और आप डेफिनेटली यहां पर आप समझते होंगे इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट यह है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो यही आप देख पाओगे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन इतना हो नहीं रहा। अब जब प्रोडक्शन नहीं होगा और डिमांड तो उतनी है, डिमांड रेगुलरली बढ़ रही है ऑयल की, अब प्रोडक्शन इसका हो नहीं रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली क्या होगा, यहां पर प्राइसेस जो हैं वो थोड़े से हायर होते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, चलो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन भारत के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा या पड़ रहा है। सबसे पहला इंपैक्ट तो करंट अकाउंट डेफिसिट का पड़ेगा। एक और इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आ चुका है, ये क्या है, तो यहां पर क्या होगा, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं इस समय। ठीक है, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हम लोग कम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर आप कह सकते हो हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे कंट्री का पैसा बाहर जाएगा, हम लोग पैसा देंगे। जब डेफिनेटली दूसरी कंट्री से हम खरीद रहे हैं तो हम पैसा देंगे ना उसके बदले में। और एक्सपोर्ट करेंगे, अगर हम कोई कंट्री किसी कंट्री को अपना सामान बेचेंगे तो वहां से पैसा हमारे पास आएगा, लेकिन यही चीजें कम हो रही हैं। मतलब हम लोग इंपोर्ट तो ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा चीजें मंगा रहे हैं, पैसा हमारे पास से ज्यादा जा रहा है, एक्सपोर्ट हम लोग कम कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट हम लोग कम कर पा रहे हैं, हमारे पास पैसा कम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो अकाउंट है वो हमारा कम हो चुका है, अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है। डेफिसिट मतलब उसके अंदर कमी हो जाना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा इंपोर्ट बिल इंक्रीज हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन, अब क्या इंपैक्ट पड़ेगा, दूसरा इंपैक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन के ऊपर। देखो डेफिनेटली यहां पर जब क्या होगा, लगातार आप कह सकते हो प्राइसेस बढ़ेंगे तो इससे यहां पर हमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखने को मिलेगा, लोगों के ऊपर महंगाई बढ़ती हुई नजर आएगी। उसके बाद फिजिकल हेल्थ के अंदर भी बहुत ज्यादा डिसरप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार को क्या करना पड़ेगा, सरकार को कहीं ना कहीं जब ये प्राइसेस बहुत ज्यादा आसमान छू जाएंगे और भी ज्यादा बढ़ते रहेंगे लगातार, सरकार को टैक्स काटना पड़ेगा, टैक्स के अंदर कट डाउन करना पड़ेगा। और अगर टैक्स को कट डाउन कर दिया तो सरकार के पास इनकम नहीं आने वाली, और सरकार का पहले से जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा कम चल रहा है, सरकार पहले से यहां पे पैसा नहीं कमा पा रही है। और यहां पे साल 2020 के अंदर तो बहुत बुरा हाल हुआ था, और सरकार को बहुत सारा पैसा देना भी होता है, चाहे वो डेवलपमेंट के ऊपर हो। अभी यहां पर एक इशू चल रहा है कि हमें स्टेट्स को अभी जीएसटी का कंपनसेशन भी देना है, वो भी बहुत सारा उधार पड़ा हुआ है, तो ये सब सरकार कैसे दे पाएगी, तो ये एक प्रॉब्लम ये देखने को मिल सकती है, ये यहां पर बताया गया। आई होप आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर देना और 1K प्लस पहुंचा देना। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं, हिस्ट्री नहीं, जीएस पेपर 1 के अंदर आपका ज्योग्राफी का पोर्शन भी आता है, वहां के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बस मैंने क्या करा, यही वाली जो स्लाइड है वो लगी रहने दी, तो मैंने सोचा आपको मैं बता दूंगा, तो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। अभी यहां पर चर्चा हो रही है डबल डिप ला नीना की। आर्टिकल कहां से लिया गया है, डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है। डाउन टू अर्थ एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे करंट अफेयर के लिए। तो यहां पर आप देख पाओगे डबल डिप ला नीना, आपकी बार यहां पर सेकंड ईयर में दूसरे साल देखने को मिला है। होता क्या है, बहुत लंबे समय बाद लानीना देखने को मिलता है। ठीक है, एकदम जनरली एकदम से नहीं बनता है लानीना, मतलब 4 साल में देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी आपकी बार क्या हुआ, अचानक से दो कंसेक्यूटिव ईयर में लगातार एक साल, फिर दूसरे साल में हमें लानीना देखने को मिला, एक के बाद एक लानीना आया है। तो यहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन किसने दी, ये इंफॉर्मेशन दी है नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है ये इंफॉर्मेशन कि ला नीना रीडेवलप हो चुका है, और ये इसको बोला गया डबल डिप, मतलब एक ही साल में दोबारा आ गया, इसको बोला गया डबल डिप। नाउ ये ला नीना या फिर एल नीनो होता क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको देखना यह है कि ला नीना, ये एल नीनो, ये सब पार्ट है किसका, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का, जिसको हम लोग एनसो बोलते हैं। तो एनसो का ये पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है। पहले मैं आपको जितनी भी चीजें ये लिखित में है इसको पढ़कर समझना मुश्किल लग रहा है ना, कोई बात नहीं, अभी आप देख पाओगे, मैं इसको बहुत आराम से क्लियर करूंगा। होता क्या है, देखो यहां पर ये जो ला नीनो या फिर एल नीना है, ये सब कहां पे देखने को मिलते हैं, आपको पैसिफिक ओशन के अंदर देखने को मिलता है ना, पैसिफिक ओशन के अंदर देखने को मिलता है। किसकी वजह से होता है, जो सी होती है, मतलब समुद्र होता है, समुद्र के अंदर जो पानी है वो गर्म ठंडा हो रहा है, उसकी वजह से ये ला नीना एल नीनो का इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। अब एक एक करके क्लियर करेंगे इस पिक्चर में, डेफिनेटली आपको यहां पर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, यहां पे हम डिस्कस करेंगे भारत के अंदर बारिश क्यों होती है, कब होती है, ये सब हम लोग यहां पर जानेंगे। सबसे पहले आप लोग ऊपर वर्ल्ड मैप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इधर साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, इधर आप देख पाओगे
सॉरी, यहाँ पर आपको इंडिया देखने को मिलेगा, इधर ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, इधर अफ्रीका देखने को मिलेगा, इधर साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा, इधर यूएस आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पाओगे होता क्या है। ये जो साउथ अमेरिका वाला रीजन है, नीचे आप देख पा रहे होंगे, जो साउथ अमेरिका वाला रीजन है, यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, पेरू हो गया, ऊपर नीचे चिली हो गया, है ना, ये सारी कंट्रीज देखने को मिलती हैं। अब आपको समझना क्या है एल नीनो को। एल नीनो में क्या होता है, यहाँ पर इक्वेटर, ये जो लाइन है डॉट डॉट वाली, ये क्या है, ये है इक्वेटर। और इक्वेटर पे क्या पड़ती है, सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है। सन की रेज डायरेक्टली पड़ेंगी तो इक्वेटर पर इस वाले एरिया में क्या होता है, जो पानी है वो लगातार गर्म होता है। ठीक है, क्या होता है, गर्म होने लगता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन आपको क्या समझना है, हमें समझना है एल नीनो का कॉन्सेप्ट। देखो एल नीनो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, हमारे लिए अच्छा होता है कौन सा, लानीना। इससे हमारे पास लानीना की कंडीशन होगी तो इससे हमारे पास बारिश वगैरह देखने को मिलती है। एक चीज और यहां पर ध्यान रखना, आपको यह भी मालूम होगा समुद्र के अंदर जिधर पानी गर्म हो जाए वहां पर बारिश होने लगती है। क्यों, क्योंकि वहां से इवापोरेशन होगा, ऊपर भाप उठेगी, क्लाउड्स बनेंगे और वहां पे बारिश होना चालू हो जाएगी। यह भी आपको मालूम होगा। नाउ अब यहां पे एल नीनो में होता क्या है, एल नीनो में यहां पर होता है जो ये साउथ अमेरिका वाला साइड है, ये वाला जो साइड है, इसके पीछे स्टिकर के पीछे बना हुआ ये साइड, ये जो साउथ अमेरिका वाला साइड है, इसके पास जो ये वाला समुद्र वाला एरिया है, यहां पर पानी गर्म होने लगता है। ठीक है, यहां पर पानी गर्म होने लगता है। अब जब यहां पर पानी गर्म हो जाएगा, वो कैसे होगा गर्म, पहले मैं आपको बता देता हूं। पहले यहां पर आपको लानीना समझ में आ जाएगा, उसके बाद समझना है। ठीक है, पहले हम लोग इसको लानीना को समझते हैं। मान लो यहां पर आप देख पाओगे ये इंडिया का मैप हो गया, इधर इंडिया हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर साउथ अमेरिका हो गया। अब आपको देखना है ये है ऑस्ट्रेलिया की साइड, यहां पर जो पानी है ये इकट्ठा होकर काफी हद तक गर्म हो गया, बहुत ज्यादा गर्म हो गया। अब जब पानी गर्म हो गया तो इससे क्या होगा, भाप उठेगा। ठीक है, इवेपोरेशन उठेगा। अब इवेपोरेशन होगा, क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स उठेंगे तो यहां पर बारिश होने लगेगी। ठीक है, अब जब यहां पर बारिश होगी तो ध्यान से सुनना, इंडिया की साइड बारिश हो रही है और साउथ अमेरिका की साइड यहां पर ठंड पड़ा हुआ है। ये वाला एरिया बिल्कुल ठंडा है और ये वाला एरिया गर्म है। बस इसी को हम लोग लानीना बोलते हैं। ठीक है, तो लानीना यहां पर इसी को बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है किसको बोलते हैं, भारत की साइड यहां पर जो ये पानी है बिल्कुल गर्म हुआ है, गर्म की वजह से यहां पर बारिश देखने को मिली है। लेकिन साउथ अमेरिका की साइड यहां पर ये ठंडा पड़ा है। अब यहां पर इसी का उल्टा कर दोगे वो एल नीनो हो जाएगा। एल नीनो में क्या होगा, भारत में यहां पर बारिश ही नहीं पड़ेगी, सूखा पड़ जाएगा। कैसे, अब यहां पर पानी गर्म हो गया, अब ये पानी बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है। देखो पहले तो यहां पर आपको देखना ही होगा, पानी यहां पर बहुत ज्यादा जब हो चुका है इकट्ठा, तो यहां से पानी टर्न होकर वापस से जाता है। अब वापस से टर्न होकर ऐसे, यहां पर पानी गर्म होता, अभी गर्म था, टर्न होकर ये वापस से गर्म पानी इधर पहुंच गया। अब जब गर्म पानी इधर पहुंच गया, इकट्ठा हो गया यहां पे गर्म पानी, तो यहां से एक तरीके से इवापोरेशन, यहां से भाप उठने लगी, यहां पे बादल बनने लगे, बारिश यहां पर खूब सारी हो गई। अब यहां पर जब यहां पे बारिश होगी तो डेफिनेटली यहां पर क्या हो गया, यहां पर ठंड पड़ गई, यहां पर जो पानी है वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एल नीनो। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, एल नीनो की कंडीशन में यहां पर कोई बारिश देखने को मिलेगी नहीं, सूखा पड़ जाएगा एरिया। ठीक है, तो ये है एल नीनो, ला नीनो, यही सारी चीजें मेंशन करी गई हैं। ये आपको पैसिफिक ओशन के अंदर देखने को मिलता है, आपको ध्यान रखना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी गई है लिखित में। आई होप आपको एक एक करके चीजें सारी क्लियर हो चुकी होंगी। इसको हम लोग वॉकर सर्कुलेशन भी बोलते हैं। होता क्या है, यहां पर आप कहोगे पानी कैसे घूम रहा है, तो वो पृथ्वी के रोटेशन के ऊपर यहां पर देखने को मिलता है। जो पृथ्वी है वो रोटेट कर रही है, अब जब आगे बढ़ रही है, इस तरीके से घूम रही है, तो जो पानी है वो यहां पर पीछे की साइड मूव करता है, तो वो उसके रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आप लोग को देखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पॉलिटी एंड गवर्नेंस आता है जीएस पेपर 2 में। ठीक है, अब यहां पे बात की गई है उड़ान स्कीम के बारे में। देखो उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। अब यहां पर क्या है, जो फ्लाइट्स हैं बेसिकली उनको बहुत ज्यादा अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की गई है, लो कॉस्ट में आप यहां पर ट्रैवल कर पाओगे। अब आर्टिकल चर्चा में है, पीआईबी के थ्रू यहां पर इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया। इन्होंने बोला उड़ान डे के बारे में। देखो 21 अक्टूबर को हम लोग उड़ान डे को ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से याद रखना, उड़ान डे को ऑब्जर्व करेंगे 21 अक्टूबर को। और इसी दिन पर मतलब 21 अक्टूबर जो अभी निकला है, उसी दिन पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उन्होंने झंडी दिखा दी है लगभग 6 रूट को। 6 रूट चालू हो चुके हैं, अब वहां पे कनेक्टिविटी हो चुकी है, वहां पर फ्लाइट्स वगैरह चलेंगी। और वो कनेक्टिविटी यहां पर कहां की है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, ये जो कनेक्टिविटी है ये उड़ान स्कीम के अंडर करी गई है। मतलब यहां पर जो फ्लाइट्स चलेंगी इस एरिया में वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होने वाली है, आम नागरिक भी यहां पर अफोर्ड कर पाएगा।
अब मैं इस स्कीम के बारे में बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, उड़े देश का आम नागरिक, इसको लॉन्च किया गया है एज अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, मतलब ये कनेक्टिविटी को और बढ़ाएगा। ठीक है, और ये किसके अंडर में लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग अपने एरियाज को अच्छे से कनेक्ट कर सकें, प्लस जो आम पीपल हैं, आम नागरिक है, उनके लिए फ्लाइट्स को अफोर्डेबल बना सकें, इकोनॉमिकली वायबल बना सकें और आराम से यहां पर कॉमन मैन इस चीज को अफोर्ड कर पाए, स्मॉल टाउन से भी लोग यहां पर निकलकर जा सके। ठीक है, और छोटी छोटी जगह को भी हम लोग यहां पर फ्लाइट से कनेक्ट कर पाएं, ये यहां पर उड़े देश का आम नागरिक का पूरा मकसद है। इसके नाम से आप समझ रहे होंगे। फीचर्स क्या है? फीचर्स यही है कि यहां पर देख पाओगे मेन मकसद रखा गया है अनसर्व्ड और अनडिजर्व्ड एयरपोर्ट्स के ऊपर। देखो, एक अनसर्व्ड एयरपोर्ट होता है, अनसर्व्ड एयरपोर्ट वो होता है जहां पर एक दिन में पूरे एक दिन के अंदर एक ही फ्लाइट निकलती है। लेकिन अनडिजर्व्ड एयरपोर्ट वो होता है जहां पर कोई भी एक तरीके से फ्लाइट ऑपरेट ही नहीं होती है। ठीक है, कोई भी फ्लाइट यहां पर कोई भी ऑपरेट ही नहीं होती है। तो इनको थोड़ा सा कनेक्टिविटी, इन एरियाज को कनेक्टिविटी के अंदर बढ़ाया जाएगा, इन एरियाज के ऊपर काम किया जाएगा, यहां से फ्लाइट्स को रेगुलर चलाया जाएगा, प्लस यहां पर आप कह सकते हो कनेक्टिविटी को डेफिनेटली बढ़ाया जाएगा, सारी चीजें सस्ती होंगी और पैसा यहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करवाने वाली है। इंसेंटिव्स आएगा बहुत सारी जगह से इन एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को, और उसके बाद यहां पर ये एयरलाइंस को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाले हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। नाउ क्वेश्चन ये है कि अभी तक यहां पर ये जो उड़े देश का आम नागरिक है, इसका कितना अचीवमेंट हो चुका है, क्योंकि लॉन्च तो हम बहुत पहले कर चुके हैं, तो कितना अचीव कर चुका है? तो अभी तक यहां पर लगभग 387 रूट बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, 60 एयरपोर्ट्स यहां पे ऑपरेशनलाइज्ड हो चुके हैं, इन एरियाज के अंदर लगभग आप कह सकते हो यहां पर फ्लाइट्स वगैरह चल रही हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें से 100 रूट तो आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसी के अंदर जो कृषि उड़ान स्कीम है वो आपको देखने को मिलती है। कृषि उड़ान स्कीम के अंदर भी 16 एयरपोर्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। कृषि उड़ान स्कीम के अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपने एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करेंगे, जो कार्गो मूवमेंट्स है उसके ऊपर फोकस रखा करेंगे। तो उसके अंदर भी काफी सारे एयरपोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया, मतलब कृषि उड़ान स्कीम भी काम कर रही है हमारे अच्छे से। अब ये जो उड़ान स्कीम है, इसके अलग अलग आपको मतलब फेसेस देखने को मिलेंगे, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, ये अलग अलग फेस हैं। इस फेस के अंदर लगभग जो 5 एयरलाइन कंपनीज हैं, इनको अवार्ड दिया गया था, एक तरीके मतलब अवार्ड किया गया, इनको अवार्ड किया गया 128 फ्लाइट रूट से। जो रूट होता है बेसिकली यहाँ पर रूट क्या, जो रास्ते होते हैं, इन्हीं एक रूट तय किया जाता है, उन्हीं रास्ते पर यहाँ पर फ्लाइट चल सकती हैं, इसके अलावा कहीं इधर उधर नहीं उड़ सकती हैं, उनका एक रूट सेट होता है ना। तो यहाँ पर 5 एयरलाइन कंपनीज को लगभग 128 रूट लाइन्स दी गई, वहां पर अपना ये प्लेन चला सकते। तो मतलब कि हमेशा क्या करा गया है, हमेशा जो है सिविल सेक्टर, सिविल एविएशन सेक्टर, उसको बढ़ाने की कोशिश की गई है। ऐसी 2.0 में क्या गया था, 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लगभग 73 अनडिजर्व्ड और अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स को बढ़ाने की बात की गई थी, इनके ऊपर काम करने की बात की गई थी। उसके बाद ऐसी आपको ये उड़ान 3.0 के अंदर देखने को मिलेगा, यहां पर टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए फोकस रखा गया। मतलब हर सेक्टर में आप देख पाओगे जितने भी हमारे पुराने स्कीम्स हैं, यहां पर यह कोशिश की गई है कि हम लोग हर जगह पर कनेक्टिविटी बना सके। उसी तरह पर 4.1 आया था, इन्होंने भी छोटे छोटे एयरपोर्ट्स के ऊपर फोकस किया, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करने की यहां पे फोकस किया गया है। उसके बाद कृषि उड़ान स्कीम है। कृषि उड़ान स्कीम का मेन मकसद ये है कि हम लोग फार्मर्स को सपोर्ट कर सकें कि उनका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है, और उनको एक अच्छी वैल्यू मिल सके। उसी प्रकार से इंटरनेशनल उड़ान देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल उड़ान का भी मेन मकसद यही है कि इंडिया के अंदर जो छोटे छोटे शहर हैं उनको डायरेक्टली हम लोग विदेश के डेस्टिनेशन से कनेक्ट कर सकें और यहाँ पे जो फ्लाइट्स हैं उनको एक तरीके से काफ़ी हद तक अफोर्डेबल बना सकें। ये मेन फोकस रखा गया है उड़ान स्कीम के अंडर। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 1, और ये भी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे ब्लैक सी के बारे में। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी ने एक तरीके से फोकस किया है कि देखो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस कोऑपरेशन करना है ब्लैक सी के अंदर, क्योंकि रशिया का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। रशिया अपना मिलिटराइजेशन को इंक्रीज कर रहा है ब्लैक सी में। ये यहां पर आर्टिकल पब्लिश हुआ। नाउ क्वेश्चन ये है ब्लैक सी कहां पर है, तो ब्लैक सी आपको ये देखने को मिलेगा, इसके आसपास कंट्रीज है रशिया, टर्की, बल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, ये कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। कैसे याद रखना है आगे मैं आपको बताऊंगा। जॉर्जिया भी है यहां पर, और इधर आपको सी ऑफ एजोव देखने को मिलेगा, और सी ऑफ एजोव से कनेक्ट होता है टर्किश स्ट्रेट, ये आप देख पाओगे। इसके पीछे कैस्पियन सी आपको देखने को मिल जाता है। ये क्रीमिया वाला रीजन है, इस क्रीमिया वाले रीजन को ही रशिया ने आज के टाइम पर हथिया रखा है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। 2014 में हथियाया था, जिसकी वजह से रशिया को G8 कंट्री में से निकाल दिया गया था, और आज के टाइम पर वो ग्रुप है G7 कंट्रीज का। ओके, नाउ अब आपको याद कैसे रखना है, ब्लैक सी के पास जो आसपास कंट्रीज है उनको आप एक ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हो, वो है टर्किश बर्गर। मतलब टर्किश से टर्की तो आ गया,
टर्की के साथ साथ बर्गर से, बी से बल्गेरिया, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, जीई से जॉर्जिया और आर से रोमानिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, टर्किश बर्गर करके आपको ये सारी कंट्रीज ध्यान रखनी है, क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है कि ब्लैक सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज जो है अपने बॉर्डर्स को शेयर करती हैं। नाउ क्या है लोकेशन, आप लोगों को क्लियर हो चुकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्लैक सी कहां पर लोकेटेड है? ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बिल्कुल बीचों बीच ये लोकेटेड है। यहां पर इसके आसपास बहुत सारे पहाड़ देखने को मिलेंगे, चाहे वो पॉन्टिक हो, कॉकेसस हो या क्रीमियन माउंटेन्स हो, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर ब्लैक सी के अंदर सी ऑफ एजोव, मैंने आपको बताया सी ऑफ एजोव निकलती है, टर्किश स्ट्रेट से कनेक्ट करती है, स्ट्रेट ऑफ कर्च से भी कनेक्ट करती है। ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी मैप में देख चुके हो, कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं वो भी आप लोगों को पता चल चुका है। क्वेश्चन ये है रशिया का इंटरेस्ट क्या है? तो रशिया लगातार यहां पर आप देख पाओगे ब्लैक सी के अंदर अपना रोल बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि देखो इवन रशिया के लिए नहीं, बहुत सारी कंट्रीज जो कि ब्लैक सी के नेबर हैं, ठीक है, जो ब्लैक सी के आसपास है, वो हमेशा फोकस करती हैं कि उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा रहे, हर एक नेबर कंट्रीज का है, क्योंकि जो ब्लैक सी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर बन चुका है। यहां पर बहुत सारा गुड्स हमेशा इधर उधर ट्रैवल करता है, बहुत सारी एनर्जी पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई की जाती है, तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, उस वजह से हर कोई अपना दबदबा ब्लैक सी के अंदर बनाना चाहता है। ठीक है, उसके बाद आपको मालूम होगा रशिया यूक्रेन के अंदर आया, 2014 में इन्वेड किया वहां पर, और उसके बाद क्रीमिया वाले रीजन को हथियाया, वहां का जो क्रीमिया वाला लैंड है एक उसको ग्रैब किया, ये आपको देखने को मिलेगा, वो भी चीजें यहां पर मेंशन्ड हैं, तो ये यहां पर बताया गया। तो उसके बाद यूएस का क्या रोल है? देखो यूएस भी यहां पर ब्लैक सी के अंदर अपना बहुत बड़ा इंटरेस्ट रखता है, जैसे कि ब्लैक सी बहुत सारे कंट्री से बॉर्डर करती है, और जिन कंट्री से बॉर्डर करती है ये सारे कंट्रीज नेटो कंट्रीज हैं, नेटो की मेंबर्स हैं। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, और नेटो मतलब यहां पर ये सारी कंट्री जितनी भी नेटो के अंदर आती हैं वो सब एक हैं। इवन नेटो का जो आर्टिकल 5 है वो क्या बोलता है कि मान लो नेटो की किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक हुआ है, तो इसका मतलब इसके जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के ऊपर अटैक हुआ है। साथ ही साथ जो यूएसए है उसका एक मेन रोल क्या देखने को मिलता है? यूएसए हमेशा से यहां पर आप देख पाओगे नाटो को एक तरीके से नाटो को बिल्कुल सपोर्ट करता ही है, साथ ही साथ यहां पर जो यूक्रेन है, यूक्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने की बात करता है। इस वजह से क्या है, यूएस का भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है ब्लैक सी के अंदर, क्योंकि वो सारी नाटो कंट्रीज हैं, अगर उन पे खतरा है तो डेफिनेटली यूएस पे भी है और सारी नाटो कंट्रीज पर है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल फूड सिक्योरिटी, या फिर आप जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हो। और आर्टिकल में चर्चा की गई है जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है इसके अंदर हमें कमी देखने को मिली, इसका शॉर्टेज हो चुका है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहां पर द हिंदू का आर्टिकल ये पब्लिश हुआ है। बहुत सारे फार्मर्स हैं, अलग अलग राज्यों से बिलोंग करते हैं, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, यहां सभी जगह पर ये डाई अमोनियम फॉस्फेट जो फर्टिलाइजर है इसका बहुत ज्यादा शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। हमारा राबी सीजन आने वाला है, और राबी सीजन के लिए राबी क्रॉप्स भी उगानी पड़ेंगी। जो फसल उगाएंगे उसके अंदर डेफिनेटली हमें खाद की जरूरत है, फर्टिलाइजर की जरूरत है, और डाई अमोनियम फॉस्फेट से अच्छा यहाँ पे फर्टिलाइजर कोई है ही नहीं। ये हमारे क्रॉप्स को और ज्यादा दुगना, उसकी प्रोडक्शन को और बढ़ा सकता है, लेकिन इसी की आज के टाइम पर शॉर्टेज देखने को मिल रही है। तो इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है आगे, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इवन यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, सरकार ने यहाँ पर डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी को भी इंक्रीज किया है, लेकिन कोई फायदा यहां पर नजर आ नहीं रहा है। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट होता क्या है? डीएपी यहां पर दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइजर है, खाद है, जो हम क्रॉप्स में, फसलों में इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये दूसरा है, तो पहला कौन सा है? पहला यूरिया है। यूरिया सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। यूरिया के बाद सेकंड मोस्ट यूजेबल फर्टिलाइजर इज डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें पर ध्यान रखना है, आगे क्विज में वो मदद करेगा। नाउ जो बहुत सारे फार्मर्स हैं नॉर्मली यहां पर अप्लाई करते हैं इस फर्टिलाइजर के लिए। ठीक है, जब भी उनको क्रॉप्स उगानी होती है तब वो यहां पर फर्टिलाइजर लेते हैं, लेकिन अब की बार इन फर्टिलाइजर का शॉर्टेज हो चुका है, क्योंकि जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन की जरूरत है, फॉस्फोरस की जरूरत है। तो डाई अमोनियम फॉस्फेट के अंदर आपको फॉस्फोरस, नाइट्रोजन दोनों देखने को मिलेगा। इससे हमारे जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन और ज्यादा बेहतरीन तरीके से होती है। ठीक है, बिल्कुल यूरिया की तरह ही ये देखने को मिलता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जो शॉर्टेज हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? सबसे पहली बात, ग्लोबल सप्लाई में डिसरप्शन हुआ है। मतलब कि ग्लोबल सप्लाई के अंदर ही काफी कमी देखने को मिलेगी पेंडेमिक की वजह से, यानी कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ है, ग्लोबली सप्लाई कम हुई है, मतलब दुनिया से सप्लाई कम हो रही है, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं ज्यादातर, तो इंपोर्टिंग भी हमारी कम हो चुकी है। डेफिनेटली जब बाहर दूसरी कंट्री सप्लाई नहीं कर रही है उसको, तो हम इंपोर्ट कैसे करेंगे? हमारा इंपोर्टिंग कम हो चुकी है, एक कारण यह है। दूसरा कारण अब ये देख पाओगे,
लगातार जो रॉ मटेरियल्स हैं उसके प्राइस भी इंक्रीज हो रहे हैं। रॉ मटेरियल जैसे कि इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड होता है, अमोनिया होता है, सल्फर होता है, इनको यूज किया जाता है। अब इनके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, ये डाई अमोनियम फॉस्फेट के प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे। अब यहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से भी आप देख पाओगे एक बहुत बड़ा कारण है कि डाई अमोनियम फॉस्फेट की शॉर्टेज पड़ गई है भारत के अंदर। उसके बाद कुछ कंपनीज है जिनको यहाँ पर सब्सिडी दी जाती है, सरकार हमारी कुछ सब्सिडी देती है इन फर्टिलाइजर कंपनी को, लेकिन क्या है वो सब्सिडी फिक्स्ड है। मतलब यहाँ पर कुछ कम मात्रा में सब्सिडी वो सफिशिएंट नहीं है, आपको सब्सिडी बढ़ाना पड़ेगा तभी आप डीएपी का प्रोडक्शन बढ़ा पाओगे, डाई अमोनियम फॉस्फेट का प्रोडक्शन बढ़ा पाओगे। आज के टाइम पर हमारे कंट्री में भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम है डाई अमोनियम फॉस्फेट का। क्यों? क्योंकि कंपनीज को अच्छी मात्रा में सब्सिडी नहीं मिल रही है सरकार से, वो यहाँ पर मेंशन किया गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सर चलो शॉर्टेज हो गया, अब शॉर्टेज की वजह से क्या दिक्कत हो सकती है? तो जो राबी क्रॉप्स उगेंगी, राबी क्रॉप्स यहाँ पर अच्छे से नहीं उग पाएंगी, आप कह सकते हो, क्योंकि ये लार्जेस्ट मतलब ज़्यादातर डिपेंड करती हैं सॉइल मॉइस्चर के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग राबी क्रॉप्स को उगाते हुए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डाई अमोनियम फॉस्फेट का जब इस्तेमाल करते हैं तो इनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती, प्लस उसके बाद जो हमारा प्रोडक्शन टारगेट है उसको भी हम प्रॉपरली अचीव कर पाते। अभी क्या है, हमारे पास डाई अमोनियम फॉस्फेट होगा नहीं, इसको अच्छे से यूज़ कर नहीं पाएंगे, तो हमारा जो क्रॉप का एक तरीके से टारगेट था, क्रॉप प्रोडक्शन का टारगेट था, वो भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाने वाला है। नाउ क्वेश्चन ये है कि सर ये राबी क्रॉप क्या होती हैं? तो राबी जो क्रॉप है वो कब से कब तक उगाई जाती है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उगाई जाती है। इनकी कटाई, इनकी जो फसल हार्वेस्टिंग होती है वो अप्रैल से जून के बीच में होती है। राबी के साथ खरीफ और जैद दोनों क्रॉप के बारे में ध्यान रखना, इनका टाइम पीरियड क्या होता है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। राबी क्रॉप कौन कौन सी होती हैं? वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। कौन कौन से राज्यों में उगाई जाती हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो यहाँ सभी जगह पर राबी क्रॉप्स देखने को मिलती है, मतलब ठंडियों के समय पर ये उगाई जाती हैं। अभी क्या है, ठंडियां आ रही हैं, अब हम लोग राबी क्रॉप्स को उगाएंगे, लेकिन क्या है उसके लिए हमारे पास डाई अमोनियम फॉस्फेट की कमी हो चुकी है, जो कि हमारे क्रॉप्स की प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ा सकती थी। अगला आर्टिकल एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। बात की गई है एक नई प्रजाति के बारे में, और ये नई प्रजाति है स्नेल की। स्नेल क्या होता है ये आप लोगों ने देखा होगा लाइफ में कभी ना कभी। तो ये जो स्नेल है इसका साइंटिफिक नेम है ज्योरिसा मॉसमेंसिस। तो ये नया स्नेल डिस्कवर कर लिया गया है, कहां से? मेघालय से। मेघालय के अंदर एक गुफा है, लाइमस्टोन केव है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉसमई। तो इसी केव से यहां पर इस स्नेल को पाया गया। आर्टिकल अगेन डाउन टू अर्थ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है ये। हाल ही में माइक्रो स्नेल स्पीशी जिसका नाम है ज्योरिसा मॉसमेंसिस, ध्यान रखना, इसको डिस्कवर किया गया कहां से? मेघालय के अंदर एक केव है, गुफा है मॉसमई केव, वहां से इसको डिस्कवर किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर कहां पर पाया जाता है ये आपको ध्यान रखना। ये जो स्नेल है ये आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर, हाई ऑल्टीट्यूड, मतलब जो ऊंचाई पर बड़े हरे भरे जंगल होते हैं वहां पर पाया जाता है। प्लस कुछ ऐसे सरफेस जहां पर रॉक होती हैं, मतलब कुछ ठोस चट्टान की सरफेस पर पाया जाता है जहां पर कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर आपको ये स्नेल्स देखने को मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, मतलब कि ये तो एरियाज सबसे ऐसे एरियाज है जहां पर ये स्नेल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इनके पसंदीदा एरिया है। लेकिन कौन कौन से कंट्रीज में पाया जाता है? अफ्रीका, एशिया, पैसिफिक, सभी जगह पर ये एक तरीके से देखने को मिल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया मेघालय के अंदर मॉसमई केव है, वहां पर ये पाया गया, ये नई प्रजाति पाई गई है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। मॉसमई केव कहाँ पे सिचुएटेड है? तो एक तरीके से मेघालय के अंदर सिचुएटेड है। मेघालय में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है मॉसमई, चिरापुंजी से 4 किलोमीटर दूर है, लगभग आप कह सकते हो ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट पे मेघालय में आपको वो देखने को मिलेगा। और मॉसमई का मतलब होता है ओथ स्टोन, ठीक है, तो खासी लैंग्वेज में इसको ओथ स्टोन बोला जाता है। और खासी के जो लोग हैं वो एक तरीके से लोकल में उस केव को क्रेम बोलते हैं, ठीक है, क्रेम भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो केव है ये काफ़ी ऊंचाई पर लोकेटेड है, लगभग 1195 मीटर्स अबव द सी लेवल की ऊंचाई पर ये लोकेटेड आपको देखने को मिलेगी। केव बहुत फेमस है अपने फॉसिल्स के लिए, बहुत पुराने फॉसिल्स हैं, अगर आप ध्यान से देखना शुरू कर दोगे तो आप देख पाओगे वॉल्स के ऊपर आपको बहुत सारे फॉसिल्स नजर आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, आज का लास्ट आर्टिकल डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये अभी नॉर्थ कोरिया को लेकर चर्चा में आ चुकी है। सबसे पहले नॉर्थ कोरिया का मैप देखेंगे, ऊपर है नॉर्थ कोरिया, नीचे है साउथ कोरिया। डेफिनेटली क्यों? क्योंकि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। नॉर्थ कोरिया चाइना से सटा हुआ, यहाँ पर इसकी कैपिटल है प्योंगयांग, ये आप लोग देख पाओगे। अब बात करते हैं न्यूज में क्यों है, क्योंकि हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने फायर कर दी है एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को। कहां से? ईस्ट कोस्ट से इसको फायर किया गया।
और नॉर्थ कोरिया के ऊपर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। हालांकि नॉर्थ कोरिया को इजाजत नहीं है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल या न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करे अंडर द इंटरनेशनल लॉ, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसने टेस्ट करके ये दिखाया। नाउ अब आप देख पाओगे ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है आखिरकार क्या कौन सी होती है, मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाऊंगा, आप एकदम से क्लियर कर पाओगे। देखो आपको ध्यान रखना है बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ क्या होता है। हमारे पास दो टाइप की मिसाइल देखने को मिलती हैं, एक तो होती है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है क्रूज मिसाइल। आपको मैं समझाता हूं। मान लो यहां पर ये हमारा ट्रक खड़ा है, ठीक है, हमें यहां से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़नी है, ये सीधा कर देता हूं उसको। हाँ, अब यहां पर ये हमारा टारगेट है नीचे की साइड, तो इसको हमें हिट करना है। तो जब हम यहां से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ेंगे तो बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे जाती है, इसका पाथ ऐसे है और ऐसे यहां पर हिट करेगी। मतलब ये एक टाइम पर हमारे एटमॉस्फेयर को छोड़ देती है, फिर वापस से एटमॉस्फेयर में री एंटर कर जाती है, इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। वहीं पर जो क्रूज मिसाइल होती है वो कैसे जाएगी, अगर क्रूज मिसाइल को ये टारगेट हिट करना होगा तो सिंपल सा ये ऐसे उठेगी और ऐसे करके जाकर ये हिट करेगी। ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही अंदर रहती है। तो ये डिफरेंस है दोनों का। आई होप आपको क्लियर हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसके अंदर इतनी ज्यादा कैपेसिटी है, ये कहीं ना कहीं जो हाई एक्सप्लोसिव जो बड़े बड़े विस्फोटक होते हैं, चाहे वो केमिकल विस्फोटक हो, बायोलॉजिकल विस्फोटक हो या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो, इन सबको कैरी कर सकती है बैलिस्टिक मिसाइल। इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ इंटरनेशनल लॉ की हमने बात करी थी कि इंटरनेशनल लॉज हैं, उसके अंडर में किसी भी कंट्री को, यहां पर बहुत सारी कंट्रीज है जिनको बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने की इजाजत नहीं है। वो इंटरनेशनल लॉ कौन सा है, वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब फैलाना, तो बैलिस्टिक मिसाइल को आगे और बढ़ाने का यहां पे अगेंस्ट में ये लॉ है। इसको हम लोग और कुछ ही बोल देते हैं, ध्यान रखना। ICOC का दूसरा नाम है HCOC, इसका मतलब है हेग कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन। ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया भर में ये काम करता है ताकि बैलिस्टिक मिसाइल को कम से कम यूज किया जा सके, बैलिस्टिक मिसाइल को ज्यादा बढ़ावा ना मिले, उसके ऊपर ये लॉ फोकस करता है। क्या भारत इसका सिग्नेटरी है? बिल्कुल, भारत ने भी इस कन्वेंशन को साइन कर रखा है। मतलब भारत के ऊपर भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस है कि हम लोग यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल के इसके प्रोडक्शन को ज्यादा फैलावा ना करें। ओके, अब यहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1987 में। एक हमारे पास एक तरीके से लॉ है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, MTCR के अंडर में ही यहां पर इसको बनाया गया था। इस लॉ को यहां पर मेन फोकस यही है कि बैलिस्टिक मिसाइल के जो भी प्रोडक्शन है इसको कम से कम करना, इसको रोक देना, प्लस जो अनमैन डिलीवरी सिस्टम होता है इसको रोकना, ठीक है। मतलब कि ऐसे जो खतरनाक वेपन्स है जैसे केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, न्यूक्लियर अटैक्स, इनको कम से कम करने का यहाँ पर फोकस किया जाता है। और भारत भी यहाँ पर MTCR को ज्वाइन कर चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो गाइज यहां पर भारत के पास कौन कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है? बिल्कुल, भारत के पास भी है। एक है अग्नि P मिसाइल, अग्नि प्राइम, उसके बाद शौर्य मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है, धनुष है, सागरिका है, और भी बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट फेमस मिसाइल्स हैं, तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। अब फटाफट हम लोग क्विज देख लेते हैं कि हमने जो भी डिस्कशन किया है उसके रिगार्डिंग कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं। अगर आपने अच्छे से ये पूरा लेक्चर सुना है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाने वाले हो। सबसे पहला क्वेश्चन, ओपेक के अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में पटक दो जल्दी से। एल नीनो और ला नीना ये एक कॉम्प्लेक्स वेदर पैटर्न है, ये हमें ओशन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमने सीखा। लेकिन ये कौन से ओशन में देखने को मिलता है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। उड़ान डे ऑब्जर्व किया गया है अभी हाल ही में कौन से दिन पर? बताना है। ब्लैक सी लोकेटेड है कौन से 2 रीजन्स के अंदर? ये बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा फर्टिलाइजर जो कि दूसरा सबसे ज्यादा यूज होने वाला फर्टिलाइजर है यूरिया के बाद, उसका नाम क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एक छोटा सा स्नेल की प्रजाति मिली है, उस स्नेल का साइंटिफिक नेम क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। वो स्नेल डिस्कवर किया गया मेघालय के अंदर, एक केव है, वो कौन सी केव है? बताना इसके बारे में। उसके बाद एक क्वेश्चन, यहां पर एक इंटरनेशनल लॉ है जो कि कहीं ना कहीं बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर वेपन्स, केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, इन सब के ऊपर रोक लगाता है। ये इंटरनेशनल लॉ, इसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन। इसको और एक और नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। यहां पर इसकी आंसर की मैंने प्रोवाइड करवा दी है, लेकिन आंसर देखना मत और फटाफट यहां पर इसका आंसर अपने आप ही देना है। ओके, तो हमने क्या क्या डिस्कशन किया? हमने देखा कि हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस क्या है, क्या सिनेरियो है, क्यों यहाँ पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ने के पीछे कारण क्या है, इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। दूसरे आर्टिकल में हमने डिस्कस किया ला नीना एल नीनो के बारे में, क्या कॉन्सेप्ट है ये डबल डिप ला नीना क्या होता है, कहाँ पर कौन से ओशन में देखने को मिलता है। उसके बाद हमने उड़ान स्कीम के बारे में A to Z चीज़ें कवर कर ली, इनके अलग अलग फेसेस 1.0, 2.0, 3.0 सब कुछ कवर किया। उड़ान स्कीम को कब लॉन्च किया गया था सब कुछ देखा हमने। ब्लैक सी की लोकेशन देखी हमने, ब्लैक सी को लेकर आज के टाइम पर क्या कंसर्न है, रशिया US का क्या इंटरेस्ट है वो हमने कवर किया।
हमने डाई अमोनियम फॉस्फेट के बारे में सारी चीज़ें कवर करी। ये फर्टिलाइजर क्या है, आज के टाइम पर इसका शॉर्टेज है, शॉर्टेज के पीछे क्या रीजंस हैं, अगर यहाँ पर शॉर्टेज रहा तो इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद एक नया स्नेल मिला है, चलो एक आंसर आपको यहीं पे मिल गया, ठीक है। तो एक स्नेल की प्रजाति है ये नई, तो इसके बारे में यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया, कहाँ पे पाई गई है, क्या फ़ायदे हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। एट लास्ट हमने डिस्कस किया बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर, नॉर्थ कोरिया ने फायर करी है एक बैलिस्टिक मिसाइल, क्या होती है बैलिस्टिक मिसाइल आपने सीख लिया है। प्लस यहाँ पर क्रूज मिसाइल को भी सीख लिया है, भारत के पास कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है, भारत को इजाज़त है इसकी प्रोलिफरेट करने की या नहीं, वो भी आप लोगों को सब कुछ पता चल गया है। तो गाइज यहाँ पर इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। आई होप आपको एक एक चीज़ क्लियर हो चुकी है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।